8. अथर्व चाय हाथ में लेकर पापा को उठाने गया तो पता चला उन्हें तेज बुखार हो रहा है। पापा क्या हुआ आपको? इतना गर्म क्यों हो रहे हो? तब तक मैं भी हल्का होकर रूम में वापस आ चुका था। क्या हुआ बे? पापा को गर्म क्यों कर रहा है? अरे मैं नहीं कर रहा यार, ये हो रहा है, देख। मैंने भी पापा का शोल्डर छू के देखा तो गर्म लगा। यार तू जा सुनीता आंटी को बुला, अपने लेवल से बाहर का केस है ये। अथर्व तुरंत बाहर गया और ऑलमोस्ट 10 सेकंड में आंटी को वापस लेकर आया। आंटी घबराती हुई वापस आई और बिल्कुल अथर्व की तरह ही पापा का शोल्डर हिला हिला के उठाने लगी। ए जी उठो ना, सूरज सर पर चढ़ रहा है, और कितना सोओगे? पापा ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। अब सुनीता आंटी के साथ साथ मेरी और अथर्व की भी लुप लुप होने लगी। आंटी डॉक्टर को बुला लेते हैं। ठीक है, बुला ले। मुझसे ये पैनिक एटमॉस्फेयर बर्दाश्त नहीं हो रहा था, इसलिए मैं घर से बाहर निकल गया। पर अथर्व और आंटी की हिम्मत बढ़ाने लगा। उसने आंटी को कस के पकड़ लिया। आंटी की आंखों में आंसू बस कॉर्नर पर रुके हुए थे। अथर्व के गले लगाते ही आंख से बाहर लुढ़क पड़े। मम्मी हिम्मत रखो, कुछ नहीं हुआ है इनको। हाँ तो क्या होगा इन्हें? ठीक तो है, शरीर भी गर्म ही है अभी, पर ये कोई जवाब क्यों नहीं दे रहे? ए जी उठो ना, सुनो तो सही। अब धीरे धीरे सारा घर पैनिक मोड में आता जा रहा था। एक तो रात में श्रेया गायब हो गई थी। मैंने सोचा था कि पूनम आंटी को फोन करके पूछ लूं कि श्रेया आई है या नहीं, पर यहाँ तो पापा क्रिटिकल लग रहे थे। मैंने 2 मिनट में ही पड़ोस के 50% डॉक्टर को पकड़ लिया। ये हमारी गली का ही डॉक्टर था। लोगों ने 50% डॉक्टर इसलिए कहते थे कि ये बाकी करोल बाग के कंपैरिजन में सिर्फ 50% फीस लेते थे। मेडिसिन पर भी फ्लैट 50% डिस्काउंट देते थे, पर मैक्सिमम टाइम इनका क्लिनिक खाली रहता था। डॉक्टर और सुनीता आंटी रूम में पापा के साथ रुक गए। मैं और अथर्व बाहर आ गए। अथर्व बार बार अपने नाखून खा रहा था। भाई शांत हो जा, नर्वस मत हो, कुछ नहीं हुआ है पापा को। अथर्व एक के बाद एक नाखून चबाता जा रहा था। सुनीता आंटी की तरह ही उसकी आंखों में भी 2 बूंद आंसू की नजर आ रही थी। भाई डर लग रहा है यार। मैंने अथर्व को गले लगा लिया। ऐवे ही मत डरा कर, पापा है वो, छोटे मोटे बुखार से इनका कुछ नहीं होने वाला, तू टेंशन छोड़। और इससे पहले कि मैं अथर्व को कोई स्टूपिड सा सजेशन देता, रूम से डॉक्टर बाहर आ गया। सरप्राइजिंगली सुनीता आंटी और डॉक्टर दोनों स्माइल करते हुए आ रहे थे। भाई डॉक्टर ने ऐसा क्या बोल दिया कि आंटी मुस्कुराने लगी? तू चुप रह, मैं पूछता हूँ। मम्मी क्या हुआ? सुन बेटा, इनको 200 रुपए फीस दे दे। अथर्व ने अपनी जेब में हाथ डाला और खाली ही बाहर निकाल लिया। मुझे आइडिया था कि उसके पास 20-30 रुपए से ज्यादा नहीं होंगे। मैंने अपने मनी बैग से 500 रुपए दिए और डॉक्टर साहब लेके चले गए। मैं उन्हें जाता देखता रहा। आंटी ये पूरे पैसे लेकर चले गए? ओहो, छुट्टे नहीं होंगे उनके पास। तू क्यों चिंता करता है? तेरे पैसे कहीं नहीं जा रहे। हाँ वो तो है, मैं जाते टाइम इनसे ले लूंगा। नहीं पागल है क्या? अभी ये सेकंड विजिट के लिए भी तो आएंगे, बच्चे 300 तब एडजस्ट कर लेंगे। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मुझे वो 500 का नोट याद आ गया जो सुनीता आंटी ने मुझे और सुहानी को शादी के बाद दिया था। मम्मी ये सब छोड़ो यार, पापा को क्या हुआ ये बताओ। कुछ नहीं हुआ तेरे पापा को, थोड़ा बीपी लो है और यूरिक एसिड बढ़ गया है और थोड़ी प्रॉब्लम पीठ की हो गई है, बाकी सब ठीक है। अंदर आ, तुझे दिखाती हूँ असल प्रॉब्लम। अथर्व के साथ साथ मैं भी क्यूरियोसिटी में अंदर आ गया। सुनीता आंटी ने बेड के नीचे से एक छोटी सी कांच की बोतल निकाली। उस बोतल पर संतरा आमाली लिखा हुआ था। ये क्या है आंटी? ये देसी दारू का पौवा है। तुम्हारे पापा यही खींच के सोए होंगे कल। अब शरीर गड़बड़ा गया तो बीपी लो हो गया। बीपी लो होने से होश चले गए, पर डॉक्टर साहिब ने इंजेक्शन दे दिया है, 10-15 मिनट में होश आ जाएगा। मैं और अथर्व एक दूसरे को देख रहे थे। ब्लैक लेबल पीने वाला पापा अगर कच्ची देसी दारू पी रहे थे तो जरूर कोई प्रॉब्लम में थे। सुनीता आंटी भी पैनिक थी, पर दारू पीने वाली बात सामने आते ही वो हंसी मजाक की एक्टिंग करके नॉर्मल होने की कोशिश कर रही थी। तभी मेरा फोन बजा। किसी अननोन नंबर से कॉल थी। हेलो। दूसरी तरफ से तुरंत फोन कट गया और एक मैसेज आया। शायद आयशा भाभी की तरह ही कोई ये चेक करना चाहता था कि हमारी डिटेक्टिव एजेंसी में लड़का फोन उठाता है या लड़की। मैसेज में बस इतना लिखा था कि आप मेरी बीवी की साजिश पर पर्दाफाश कर सकते हो। अथर्व अब भी टेंशन में लग रहा था, तो मैंने अननोन नंबर से आया मैसेज पढ़ लिया। क्या आप मेरी बीवी की साजिश का पर्दा साफ कर सकते हो? हैं? पर्दा क्यों साफ करेंगे हम? अबे पर्दा साफ नहीं, पर्दाफाश, मतलब कॉन्स्पिरेसी को रिवील कर सकते हो क्या? साले नया केस आया है। ओ, तो हाँ बोलना इसको, और पैसे भी मांग बढ़ चढ़ के। मुझे ठीक नहीं लग रहा। अच्छा, तेरे ठीक ना लगने से राज आंटी का ऑपरेशन हो जाएगा क्या? हाँ? बहुत टाइम बाद अथर्व ने मुझे इतना बढ़िया टॉन्ट मारा था। मेरा मन हुआ कि क्लैप कर दूं, पर फिर लगा साला सर चढ़ आएगा, इसलिए मैंने बस उस स्ट्रेंजर को रिप्लाई में वॉइस नोट भेज दिया।
कोई भी कैसी भी कॉन्स्पिरेसी हो, परफेक्ट डिटेक्टिव्स उसका पर्दाफाश कर ही देते हैं। हमारी सर्विसेज लेने के लिए आपको पहले 10 के एडवांस देना होगा। उसके बाद हम केस स्टडी करके बताएंगे कि इसमें टोटल कितना खर्चा आएगा, बट ये 10 के बुकिंग अमाउंट है। मैं उसके मैसेज का वेट करने लगा। हाथ में मोबाइल लेकर मैं 10 मिनट तक खड़ा रहा, पर कोई जवाब नहीं आया। क्या हुआ इसे? ये जवाब क्यों नहीं दे रहा? पता नहीं, शायद 10,000 ज्यादा बोल दिए। 1000 से स्टार्ट करना चाहिए था। अबे चल बे साले चिंदी, 1000 में तो ढंग की वाइन भी नहीं आएगी। चूतिया। वो भैंस की आंख। वाइन से याद आया, श्रेया की मम्मी को फोन करना था। मैंने पूनम आंटी को कॉल मिला दिया, पर उन्होंने पूरी बेल जाने के बाद भी नहीं उठाया। इधर मैं श्रेया को कहाँ ढूंढूं इसका प्लान बना रहा था, और दूसरी तरफ श्रेया हमें बिना इन्फॉर्म किए वापस से आयशा के घर पहुंच चुकी थी। फॉर्चुनेटली वहाँ आयशा भी अवेलेबल थी। अरे श्रेया रानी, आइए आइए, खुशामदीद। जी, आपको भी ईद मुबारक हो। आपसे कुछ अरे आज ईद नहीं है, हम तो स्वागत कर रहे थे आपका। ओके, वेरी गुड, थैंक यू सो मच। लेकिन मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ, थोड़ा पर्सनल है बट। श्रेया आयशा भाभी के साथ साथ सोफे पर बैठ गई। जो चाहो पूछ लो श्रेया, आखिर तुम भी तो हमारी पर्सनल ही तो हो, पूछो। क्या आप उस आदमी का नाम बता सकती हैं जो यहाँ आपसे मिलने? अरे इतना शर्माने वाली क्या बात है इसमें? खुल के पूछो कि तुम्हें हमारे यार दिलदार का नंबर चाहिए। यस यस यस, हाँ जी। सॉरी, वो तो नहीं मिलेगा। अरे अभी तो आप बोली कि। क्या बोली तुम आओ हमारे घर, रहो और हमारी निजी जिंदगी में झांको। ये तो नहीं होगा श्रेया बेबी। ओह गॉड, आप नंबर मत दो, बस ये तो बता दो कि वो है कौन। माफी चाहूंगी, हम ये भी नहीं बता सकते कि वो है कौन, क्योंकि अगर तुम्हारी जान पहचान निकल आई तो हमें जिंदगी भर तुमसे ब्लैकमेल होना पड़ेगा। अरे नहीं ना, आप कैसी बात कर रहे हो? आप समझ नहीं रहे। अच्छा तो समझाओ फिर। श्रेया इधर उधर देखने लगी। उसको कंफ्यूजन हो रहा था कि आयशा भाभी को सच बताना चाहिए या नहीं। आयशा ने एक ग्लास पानी पिया और फिर हिम्मत करके बोली, एक्चुअली क्या है ना, कल मैं अंदर बेडरूम में सो रही थी। आपके किचन में जो वाइन की 2 बॉटल्स रखी थी ना, मैं वो दोनों पी चुकी थी। आयशा भाभी के फेस पर कई एक्सप्रेशन आए और गए, पर उन्होंने श्रेया की बात नहीं काटी। फिर ना मैं सो गई और दोपहर में कोई चुपचाप आया, बेड पर लेटा और उसने he squeezed my these। श्रेया ने अपने ब्रेस्ट की तरफ इशारा किया। अब फिर आयशा भाभी के फेस पर कुछ एक्सप्रेशंस चेंज हुए। हालांकि इस बार वो हल्की से गुस्से में लग रही थी, पर उन्होंने ज्यादा एक्सप्रेस नहीं किया। अच्छा, और कुछ? और कुछ? What do you mean by और कुछ? अब क्या वो मेरे साथ सब कुछ कर जाता तब आप इसको सीरियस लेते? नहीं, हम तो खैर तब भी सीरियस नहीं लेते, पर ठीक है, हम बात करेंगे उनसे, देखेंगे क्या होता है। आयशा तुरंत चैटिंग करने लगी। श्रेया समझ गई थी कि आयशा भाभी पूरी तरह से जेलसी फील कर रही थी। श्रेया ने उनसे बहस करने के बजाय धीरे से अपना फोन वॉइस रिकॉर्डिंग ऑन करके सोफे के अंदर छुपा दिया और उठकर जाने लगी। आयशा भाभी ने भी रोकने की कोशिश नहीं की। श्रेया स्माइल करती हुई बाहर चली गई। इधर घर में पापा को होश आ चुका था। उन्होंने कॉन्शियस होते ही सबसे पहले एसी बंद किया। बेकार बिजली का इतना बिल आता है, दिन में एसी की ऐसी क्या जरूरत है? हाँ, दिन में थोड़ी गर्मी होती है। जानते हो क्यों? क्योंकि दिन में तो सूरज डर्मीकूल लगा के निकलता है ना। पापा ने अथर्व को घूर के देखा। अपने बाप को टॉन्ट मारना बहुत आसान होता है बेटा, लेकिन जब बाप बनोगे ना, तब समझोगे कि कितना मुश्किल होता है बच्चों को पालना, उन्हें सही गाइडलाइंस देना। अथर्व भी आज अलग ही मोड में था। उसने एक और पंचलाइन मार दी। हाँ तो अच्छी गाइडलाइंस देना तो मुश्किल होता है ना, फिर आपको और मम्मी को तो मुझे बड़ा करना इजी रहा होगा, नहीं? पापा का प्रोसेसर शायद स्लो हो गया था, इसलिए उन्होंने अथर्व की इस बदतमीजी का ठीक से जवाब नहीं दिया। और आप ये देसी दारू कब से पीने लगे? जब से मेरी जॉब चली गई।